नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ला। दर्शकों, आज देश के कई हिस्सों में रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। अतः हम आप सभी दर्शकों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आप सभी के सुखी, समृद्धशाली और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। जब हम स्वस्थ जीवन की बात करते हैं या स्वास्थ्य के रंगों की बात करते हैं तो दर्शकों, स्वास्थ्य के रंग में भंग डालने का काम करते हैं इन्फेक्शंस और बीमारियां। और इन बीमारियों में से एक बहुत ही बड़ी और गंभीर बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग। कल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया और इसीलिए आज के हमारे इवनिंग लाइव शो में हम भी चर्चा करने जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग के बारे में। और आज इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं दो विशेष मेहमान। स्वागत करते हैं डॉक्टर पीयूष रंजन का। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एम्स नई दिल्ली से आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अभिनंदन आपका कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया में। नमस्कार मयंक जी, शुक्रिया बहुत। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से आते हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर रंजन, आपसे बातचीत की शुरुआत अगर करें ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि अभी हमने कहा, अगर बर्डन ऑफ डिजीज की बात करें, हाउ सीरियस डू यू थिंक दिस डिजीज इज फॉर इंडिया स्पेशली? हाँ, आपने बिल्कुल सही पूछा। जैसा आपने ये शुरुआती पंक्ति में ही कहा कि रंग में भंग डालने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इन्फेक्शस डिजीज। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अमॉन्ग ऑल इन्फेक्शस डिजीज, जितने भी तरह के इन्फेक्शस डिजीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मौतें अगर किसी एक बीमारी से होती, किसी एक इन्फेक्शस डिजीज से होती है तो वो ट्यूबरकुलोसिस से होती है। आप आंकड़ों की विभीषिका का अंदाज़ा इस रूप में लगा सकते हैं कि हर दिन हमारे भारतवर्ष में 5,000 से लगभग 5,000 नए केस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, और हर दिन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से 1,000 लोगों की मृत्यु होती है। यानी अगर देखें तो 1.5 से 2 मिनट के बीच में कोई ना कोई एक व्यक्ति देश के किसी न किसी कोने में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मौत का शिकार हो रहा है। जी, यानी अत्यंत गंभीर बीमारी है। डॉक्टर वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर टेक्निकली बात करें लेमैन के लिए, अगर क्या सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के? इसमें जनरल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे कि शाम के वक्त बुखार आना, रोगी का वजन कम होना, भूख ना लगना, या उसको सर्दी के मौसम में भी पसीना आना, ये सारे रीजन्स होते हैं। या अगर बीमारी एडवांस है तो खांसी में खून आना, ये सारे मुख्य लक्षण हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए चिंता का विषय है। एक इंडिकेटर है कि उसको डॉक्टर के पास सलाह लेना चाहिए। जी। आमतौर पर डॉक्टर रंजन देखा गया है जो ज़ुकाम होता है उसमें भी लोगों को खांसी चलने लगती है। तो ये जो खांसी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस से भी जोड़कर देखा जाता है, किस प्रकार पहचान की जाए कि क्या ये टीबी का लक्षण है या सामान्य सर्दी जुकाम की खांसी है? जी, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जी, आमतौर पे हम मानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ फेफड़े में होता है, ऐसी बात नहीं है। लगभग 80% केस में ये फेफड़े में होता है, लेकिन 20% में दूसरे, जिसको कि हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। जैसा डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि ये ज़्यादातर इसके सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो जो कि और दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, जैसे बुखार का आना, वजन का कम होना, और उसके अलावे अगर वो फेफड़े से अगर संबंधित है तो खांसी ज़्यादा होना, खांसी में खून का आना, वजन कम होने के साथ साथ शरीर में, अगर हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद के दूसरे ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, शरीर में जहाँ पर अलग अलग जगहों पे लिम्फ नोड गांठ होती है, वो गांठ का अचानक से बड़ा हो जाना, पेट या आंतड़ियों का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और आपने जो पूछा कि जो कैसे हम लोग इस बात का अंदाज़ा करें या इस बात का अनुमान लगाएं कि चूँकि खांसी तो जो नॉर्मल फ्लू है उसमें भी हो सकता है और ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट बात है कि खांसी जैसे फ्लू का होता है एक खास मौसम में होता है। ठीक है, अगर बेमौसम आपको खांसी हो रही है और वो लंबे समय तक, जैसे कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी परसिस्ट कर रही है, तो तुरंत ही आप अपने मन के अंदर में आप इस बात को माने कि ये ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। घबराएं नहीं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। डॉक्टर आपके सिम्टम के आधार पर, आपके जांच के आधार पर आपको बलगम की जांच करवा सकते हैं या फिर छाती का एक्सरे ले सकते हैं। जी, आपने जांच की बात की, और कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस है जिससे पता लगाया जा सकता है? डॉक्टर वर्मा, अगर आपसे जानना चाहें कि ये ट्यूबरकुलोसिस का केस है। इसमें भारत सरकार की तरफ से 1962 में, सन 62 में प्रोग्राम शुरू किया गया था, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। जी, उसमें एक्सरे को ज़्यादा महत्व दिया गया था। फिर 96 में रिवाइज किया गया, जी, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम।
तो अब मेन फोकस है स्पुटम टेस्ट पर, मतलब मरीज को बलगम की जांच कराना चाहिए 2 से 3 बार। सुबह का गाढ़ा बलगम पेशेंट को पीएससी सेंटर और डॉट सेंटर पर जाकर जमा कराना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। सेकंड, अगर उससे भी जांच में पूरा एविडेंस नहीं मिलता है तो फिर चेस्ट एक्सरे के लिए भी जांच की जाती है, या फिर अदर ऑर्गन्स की टीबी है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड या और टेस्ट जैसा लगता है या और भी स्पेशल टेस्ट आजकल कराए जाते हैं, जैसे कल्चर की टेस्ट है या जीन एक्सपर्ट का टेस्ट है, वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको लेना चाहिए। डॉक्टर रंजन, सबसे ज़्यादा अगर रिस्क की बात करें तो इस इन्फेक्शन से या टीबी होने का खतरा सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के व्यक्ति को, या अगर विशेष तौर पर कोई अगर प्रोन है, वल्नरेबल कौन है? जी, ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा वर्नेबल होते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन के साथ इसका देखा गया है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ देखा गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्फेक्शन और डिजीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें। इन्फेक्शन मतलब जैसे देश में जो हमारे जो है लगभग 35 से 40% लोगों को इन्फेक्शन है, यानी 35 से 40% लोगों के अंदर कहीं ना कहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो कि एक बैक्टीरिया होता है वो शरीर के अंदर रह रहा है। जब कभी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तब वो इन्फेक्शन डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये डिजीज में कन्वर्ट होने में जैसा कि आपने पूछा कि वर्नेबल ग्रुप कौन होते हैं, तो ऐसे हर वो सेक्शन जिसमें कि इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि जिनका भोजन ठीक नहीं हो पा रहा है, माल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा पाया गया है कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में ऐसा हो सकता है। कुछ बीमारियां जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो जाती हैं, इसकी मूल तौर पे डायबिटीज, स्पेशली जो डायबिटीज में अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे कि वो जैसे बुजुर्गों में ज़्यादातर जैसे उस तरह से हो गया, HIV से ग्रसित लोग हो गए, तो इन सभी में जो कॉमन पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना रहती है। डॉक्टर वर्मा, अगर टेक्निकली आपसे जानना चाहें, चूँकि आप रेस्पिरेटरी डिजीज़ के विशेषज्ञ हैं, कितने प्रकार की टीबी होती है? टीबी सर 2 प्रकार की है मुख्यतः, एक तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक फेफड़ों से बाहर की जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में एक प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़े में पानी भरना भी शामिल है, ग्लैंड्स की टीबी होना, पेट की टीबी होना, हड्डियों की टीबी होना या इंटेस्टाइन की, आंतों की टीबी होना, ये है। डॉक्टर रंजन, अगर किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट का? देखिए, जब कभी भी आपको डॉक्टर ने इस बात का डायग्नोसिस कर दिया कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। यह अनइन्फेक्टिव डिजीज की तरह से, जिस तरह से ज़्यादातर केसेस में जो है इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस उपलब्ध हैं और ये इन मेडिकेशंस के थ्रू जो है इसका क्योर बिल्कुल संभव है। रही बात की सावधानी आपको अपनी तरफ से क्या लेनी है, तो एक तो दवाई आप नियमित तौर पर लें जैसे डॉक्टर ने आपको कहा है। गौरतलब ये है कि ये दवाई शुरू होने के बाद लगभग 3 से 4 हफ्ते के भीतर ही सिम्टम्स में बहुत आराम हो जाता है। खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी, बुखार बिल्कुल गायब हो जाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो गांठ में आराम हो जाएगा। तो जिस डिजेबिलिटी या जिस परेशानी की वजह से आप डॉक्टर के पास गए थे वो परेशानी आपकी कम होने लगती है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह बात समझने का कि आपको किसी भी तरह से इन दवाइयों को खुद से नहीं रोकना है। इसका कोर्स जो होता है 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक कुछ परिस्थितियों में जब होता है तो उस दौरान आपको ये दवाइयाँ अपने से बंद नहीं करनी है। ये दवाइयाँ अमूमन जैसे कि साइज में थोड़ी बड़ी होती है, निगलने में दिक्कत हो सकती है, कई बार उल्टियाँ आती हैं, इसके बीच में के दौरान में जो है कई बार हल्की सी जॉन्डिस या लीवर में सूजन जैसी चीज़ हो सकती है। तो ये कई ऐसे बीच में अवरोध आएंगे जिसमें कि मरीज खुद से जो है दवाई को बंद करने का उसके अंदर में ये विचार आता है। तो ऐसे में दवाई आप बिल्कुल विचार ना करें। अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या मन में कोई भी डाउट हो रहा है तो जो आपकी ट्रीटिंग टीम है, जो आपकी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनके पास आप तत्काल जाएं और अपनी शंका का निवारण करें। जी, यानी कुल मिलाकर ट्रीटमेंट बीच में कतई नहीं रोकना है। इस बीच हम दर्शकों को बता दें डॉक्टर साहब कि अगर उनके मन में भी कोई प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड या किसी प्रकार का परामर्श आज आप हमारे एक्सपर्ट्स से चाहते हैं तो हमारी फ़ोन लाइंस जो है वो खुल चुकी हैं। आप हमारा जो फ़ोन नंबर है उसे डायल करके डॉक्टर से अपना परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 011 दिल्ली का STD कोड ज़रूर लगाइए 23097524। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, अगर आपसे जानना चाहें, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि क्योर संभव है, जी, क्या कोई पेशेंट जिसने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, ट्यूबरकुलोसिस उसका क्योर हो गया,
क्या भविष्य में फिर चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के फिर से पनपने के? हाँ, इसमें ऐसा होता है कई बार, कुछ केसेस में अगर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लिया है तो रिलैप्स या दोबारा से उसे टीबी होने का चांस रहता है जी। तो उसे सिम्टम्स का, लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। और दोबारा अगर खांसी उठती है, खांसी में खून आता है, तो दोबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अपनी डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर सरकार ने यहाँ बनाए हुए 14,000 सेंटर इंडिया में हैं जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। और 4 लाख डॉट सेंटर हैं जहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं सरकार की तरफ से। तो वहाँ पर वो अपना दोबारा से चेकअप करा सकता है। ऐसा नहीं है कि दोबारा उसको खांसी आ गई या खून आ गई तो दोबारा टीबी का इलाज लिया जाएगा। ये मैं स्पेशली अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कई बार पास में प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाके वो दोबारा से ट्रीटमेंट टीबी का शुरू करा लेते हैं। तो आप गवर्नमेंट सेटअप में जाके अपना प्रॉपर चेकअप कराएं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय में सारे इन्वेस्टिगेशन की चिकित्सा मौजूद है। और स्पुटम टेस्ट तो आजकल विलेज लेवल पर भी हो रहा है, वो संभव है जी। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बार होने के बाद दूसरी बार हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात यह समझने का है कि एक बार होने का ये मतलब नहीं कि बाद में नहीं हो सकता है जी। एक बार टीबी हो जाने के बाद, ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, इट डज नॉट गिव यू लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, एक बात। और दूसरी बात कि चूंकि टीबी के सिम्टम्स बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं है कि अगर सेम टाइप ऑफ सिम्टम हो रहा है तो फिर से आपको टीबी हो ही गया है। बोथ वे आर मतलब कि आर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर। और ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा ये है कि एक बार फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो अमूमन कई बार पोस्ट ट्यूबरकुलर ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, या फिर खांसी में जो कई बार जो है खून आ सकता है। तो ऐसे का ये मतलब नहीं कि आपको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो गया जी, ठीक है। तो बोथ वे में ये बात समझने की ज़रूरत है कि ना ही आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है और सिमिलर सिम्टम्स अनरिलेटेड दूसरे बीमारियों से भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कोई वैक्सीनेशन अगर बात करें, क्या वैक्सीनेशन ट्यूबरकुलोसिस के लिए उपलब्ध है? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG वैक्सीनेशन होता है जो कि जन्म के समय ही हमारे देश में दिया जाता है। लेकिन जैसे कुछ वैक्सीन जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं कि एक बार लगा लिया तो जीवन में कभी वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक बार जिसे बचपन में वैक्सीनेशन लग गया उसे कभी ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता है। हालांकि BCG वैक्सीनेशन के बाद इसकी गंभीरता में कुछ केस में, जैसे मस्तिष्क का ट्यूबरकुलोसिस जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसके इंसिडेंस में काफ़ी ये बचाव हो सकता है। लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है कि मतलब इसको एक बार जिसे दे दिया गया तो वो बिल्कुल नहीं होगा या इसकी एफिकेसी 100% या 80-90% ऐसा नहीं होता जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रिजलाल हरियाणा से कॉल कर रहे हैं। ब्रिजलाल जी, पूछिए अपना प्रश्न, पूछिए। हेलो सर जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ सर, एक्चुअली सर मेरा 1.5 साल से सर लगातार वजन कम हो रहा है। लगभग में 15 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। और मेरे को सर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत आवाज, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जान लगानी पड़ रही है बोलने में, मतलब मुझे फेफड़ों से बहुत ताकत लगानी पड़ रही है जी। और मैं अभी वैसे आज मैंने हालांकि डॉक्टर के पास गया था मैं टीबी की टेस्टिंग के लिए जी। तो उन्होंने मेरा एक्सरे लिया था तो उन्होंने कहा था कि इसमें इन्फेक्शन है जी। डॉक्टर वर्मा, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली अभी क्या करूं। बोलने में स्ट्रेस फील करते हैं और सर बोलने में जोर लगता है। अभी मुझे खांसी भी अभी हुई है, वैसे 15-20 दिन से जी। उससे पहले मुझे खांसी भी नहीं थी। जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें कुछ लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि आपका वेट लॉस हुआ है, वो भी ग्रॉस वेट लॉस हुआ है काफ़ी अधिक। 15 किलो वेट लॉस एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, इसलिए बलगम का टेस्ट भी कराना चाहिए क्योंकि आपको खांसी भी है। एक्सरे में भी कुछ फाइंडिंग आपके डॉक्टर साहब ने बताई है, तो वहीं पर ही DMC या डॉट सेंटर है, वहाँ पर आप बलगम का चेकअप कराएं। अगर बलगम में टीबी के जीवाणु आते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली दवाई आपकी शुरू करेंगे। वो दवाई आपकी करने से आपको तुरंत फ़ायदा होगा, दवाई कंटिन्यू रखनी है जी। तो पूरे जांच करा कर ही पूरा इसमें आइडिया लगेगा। तो आप अपने नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या सब सेंटर पे जाके विजिट करके डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर वर्मा, एक टीबी गोल्ड टेस्ट इन दिनों सुनने में आ रहा है, ये क्या है आखिरकार, दर्शकों को स्पष्ट करें। एक ये एलाइजा बेस्ड टेस्ट हैं, क्वांटिफेरम टीबी गोल्ड टेस्ट, जो ये टेस्ट कई बार फैशन में बीच में आया था, लेकिन WHO के हिसाब से ये टेस्ट आवश्यक नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्पुटम एग्जामिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तरह से ये क्वांटिफेरम टीबी गोल्ड टेस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी में बहुत रेयरली यूज होता है, बट इसे फ्रिक्वेंटली कई लोग प्राइवेट लेबोरेटरी वाले यूज करते हैं, जो कि गलत है जी। तो ज़्यादातर स्पुटम टेस्ट और या एक्सरे या क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिफेरम टीबी गोल्ड टेस्ट, क्योंकि ये महंगा भी बहुत है और भारत सरकार इसको एंडोर्स भी नहीं करती है जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि वो
ट्यूबरक्लोसिस में ये जानना जरूरी है कि आपको किस भाग का ट्यूबरक्लोसिस है। जैसे स्प्यूटम का ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए हो गया। क्वांटिफोरन गोल्ड के बारे में आपने बताया, बहुत सही, डॉक्टर पुष्पेंद्र ने इसके बारे में टिप्पणी की कि ये फैशन में ज़्यादा आ गया था जी। तो फैशन में इसलिए, और ये एक ऐसा टेस्ट है जैसे कि बिल्कुल शुरू में हमने बताया कि इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने वाला और डिजीज़ को डिटेक्ट करने वाला। तो एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, वो आपके इन्फेक्शन के स्टेटस को, इट्स एन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड्स द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, मतलब आपके शरीर में इन्फेक्शन है तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट बता सकता है। क्वांटिफेरन गोल्ड जो है ये बीच में कुछ लैब के द्वारा ऐसा अत्यधिक प्रचार इसका किया गया था, जिसके बाद कि जिसमें ये बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया था। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वांटिफेरन गोल्ड कर दिया, वो पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये जैसा डॉक्टर पुष्पेंद्र ने कहा, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। क्वांटिफेरन गोल्ड की वजह से ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस करना बिल्कुल गलत है जी। ये आपके इन्फेक्शन को बताता है, यानी ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी निगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। मतलब अगर ये निगेटिव है तो ये इस बात को बताता है कि आप में ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन पॉजिटिव है, इसका ये मतलब नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है। तो इसके आधार पर, जैसा कि इन्होंने बताया भी, और भारत सरकार की तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं कि क्वांटिफेरन गोल्ड के आधार पर टीबी का डायग्नोसिस करना वैज्ञानिक रूप से गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए जी। डॉक्टर वर्मा, अगर जैसे टीबी के ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे, डॉट्स का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, खासतौर पर अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगर वो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है तो क्या उन्हें किसी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है? लैक्टेटिंग मदर्स जो धात्री महिलाएं हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, उस समय उन्हें बच्चे को भी बचाना है। तो इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को भी INH प्रोफाइलेक्सिस या दवाई देते हैं जिससे बच्चे को भी टीबी ना हो। और कपड़ा रख के मुँह पे मास्क वगैरह लगाना है, खांसना नहीं है जिससे बच्चे को ट्रांसमिशन ना हो डिजीज़ का। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उसमें भी टीबी की दवाई बंद नहीं करनी है जी। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, टीबी की दवाई वो कंटिन्यू रहेगी। बस एक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन तो नहीं दिया जाता है प्रेगनेंसी में, बाकी ओरल टैबलेट्स जो कोर्स है वो डॉट सेंटर से लेके वहाँ के डॉक्टर की सलाह से उसे नियमित रूप से लेते रहना है। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। शायद कुछ अभी डिस्कनेक्शन हो गया है। डॉक्टर रंजन, आपसे अगर पूछना चाहें, जैसे कि अभी हमने प्रेग्नेंट महिलाओं की बात की, लैक्टेटिंग मदर्स की बात की, उन्हें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सामान्यतः भी अगर बात की जाए तो क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए एक व्यक्ति को, खासतौर पर वो व्यक्ति जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, ताकि दूसरों को ये इन्फेक्शन ना फैले? देखिए, इसमें दो अलग अलग, एक खुद की सुरक्षा और एक समाज की सुरक्षा। खुद की सुरक्षा के लिए जब आप ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रिवेंशन के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जो आपके खाने के लिए जो न्यूट्रिशनस फूड है और वो आप बैलेंस डाइट रेगुलरली लें, आपका खुद का जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर ना हो पाए। समय समय पर एक उम्र के बाद डायबिटीज़ का आप नियमित तौर पे जांच कराएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं और हमारे पास आंकड़े भी इस बात की इस तथ्य को की पुष्टि करते हैं कि कई बार डायबिटीज़ और ट्यूबरकुलोसिस एक साथ प्रेजेंट करता है जी। तो जैसे लोग डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी है जो कि लार्जली बाय एंड लार्ज ये सिम्टोमेटिक रहता है। तो इसकी वजह से जो कई बार ब्लड शुगर लेवल हाई 300-400 के साथ मरीज आता है और ट्यूबरकुलोसिस के साथ आया बहुत फैला हुआ रहा, तो ऐसे भी केसेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए बने। तो खुद की सुरक्षा के लिए आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, नियमित ये स्वास्थ्य जो है उसको आप बूस्टअप करके रखें। समाज की सुरक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ज़्यादातर ये फैलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुरंत, मतलब कि ऐसा आदमी जिसे कि ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को अनट्रीटेड घूम रहा है, तो उसको पहले ही जल्दी उसकी जाँच हो, उसको पकड़ में लाया जाए कि इसे ट्यूबरकुलोसिस है और उसका तुरंत ट्रीटमेंट किया जाए। जी, कॉलर का प्रश्न लेते हैं डॉक्टर साहब, कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर वर्मा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। टीबी गोल्ड टेस्ट की जैसे हमने बात की, वैसे ही अगर आपसे टीबी नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं,
ये टीबी नोटिफिकेशन क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा? मई 2018 से सरकार ने इसे एक सूचनीय रोग बनाया टीबी के। अगर टीबी का मरीज है तो इट इज़ ए नोटिफाइबल डिजीज, तो ताकि आंकड़ों के आकलन संभव हो और उससे उसके इलाज में भी आगे हेल्प होती है कि गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेने हैं, क्या क्या नई दवाई उसमें इजाद के लिए जैसे चल रहे हैं रिसर्च वर्क वगैरह, उस चीज़ में हेल्प मिलती है। और हमारे इंडिया में टीबी के कितने मरीज हैं ये पता लगता है जी। तो इसे नोटिफाई कराना जरूरी है। नोटिफिकेशन के लिए डॉट सेंटर से नोटिफाई होकर निक्षय आईडी नंबर जनरेट हो जाता है। और ऐसा भी होता है जैसे दिल्ली महानगर है, कलकत्ता है, तो महानगर में 1-2 महीने पेशेंट ने दवाई ली और माइग्रेटिंग लेबर है, उसके बाद वो अपने गाँव में या अपने शहर में वापस चला गया, तो वो पेशेंट ट्रेस हो जाता है। तो वो ज़्यादा अच्छा मैकेनिज्म है जिससे डिफ़ॉल्ट नहीं करता मरीज और मिस नहीं होता। तो ये एक अच्छा सिस्टम बनाया है। जैसे डॉट्स 99 है HIV पेशेंट्स के लिए, ये सरकार ने व्यवस्था करी है। जैसे ये स्ट्रिप खोलते हैं एक मैसेज जाता है जिससे कि पता लग जाता है पेशेंट ने दवाई खाई है या नहीं खाई है। दूसरा ये टीबी ये सोशल डिजीज़, सामाजिक डिजीज़ है, उसके पॉवर्टी है, न्यूट्रिशन की कमी है, ये सारी चीज़ें भी साथ में हमें देखनी होगी। खाली टीबी की दवाई खाने से नहीं, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी चाहिए। इसके लिए सरकार DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से 500 रुपये प्रति माह दे रही है आजकल, इसलिए उसका अकाउंट और जनधन योजना से उसे अटैच किया जाता है। इसलिए उसमें पेशेंट को भी फ़ायदा अगर वो डॉट सेंटर से जुड़ता है। और उसको दूसरा ये पेशेंट अगर टीबी का इलाज ले रहा है उस समय उसको स्मोकिंग और अल्कोहल, शराब वगैरह नहीं पीनी है और आगे फ्यूचर में भी नहीं पीनी है, क्योंकि स्मोकिंग से, धूम्रपान से टीबी की बीमारी और ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है और उसका रिस्क भी बढ़ता है। और ज़्यादातर अल्कोहलिक या शराब का सेवन करने वाले लोग बीच में इलाज अधूरा छोड़ देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरा है क्राउडेड पॉपुलेशन ने सिंगल रूम, एक कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, या बहुत सारे लोग हैं, तो उसे एक दूसरे में जल्दी फैलती है। एक आदमी 10 से 15 लोगों को टीबी इन्फेक्ट कर सकता है 1 साल के अंदर अगर वो स्पुटम पॉजिटिव केस है तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसे अटैच कराएं और 10-15 दिन बाद ही उसकी इन्फेक्टिविटी ख़त्म होने लगती है और वो मरीज जो है संक्रामक नहीं रहता है। जी जी। एंड टीबी टारगेट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। डॉक्टर रंजन, आपसे अगर बात करें, कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे प्रोग्राम्स को चलाना और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे 2025 में एंड टीबी का भी लक्ष्य, अभी हाल में ही एक कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के चिकित्सकों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों का यह आह्वान किया था। इसी के तहत यह बात बताई गई थी कि हमें ऐसा कोशिश करना है ताकि 2025 तक जो है वो टीबी की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। इम्पोर्टेंस का आप इस तरह से आकलन कर सकते हैं कि हर 1 मिनट में 1 से 2 मिनट में देश में एक आदमी टीबी की वजह से मर रहा है। तो और इसमें जो बहुत सारे, चाहे वो कंट्रोल के लेवल पर की चीज़ हो या फिर वो ट्रीटमेंट के लेवल की चीज़ हो, अगर हम लोग अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करें और इसका इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करें तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ सकती है। इम्पॉर्टेंस इस तरह से भी है कि अगर इसको हम लोग सही ढंग से अगर इलाज नहीं करते हैं तो एक और गंभीर तरह का ट्यूबरक्लोसिस, जिसे कि हम लोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी के समय में जो आंकड़े ये बताते हैं कि 3% यानी 100 में से 3 न्यूली डिटेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, और 12% जिसे कि फिर से ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उसमें जो है वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस अब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है? तो टीबी की दवाइयों में जो 2 प्रमुख दवाई है, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिन, ये 2 प्रमुख दवाई इस तरह के मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में काम नहीं करती है जी। यानी जो दवाइयाँ होती है वो कम इफेक्टिव होती हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है और लंबी चलती हैं, महंगी भी होती हैं, और शरीर पर जो MDR के लिए जो दवाइयाँ हैं उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी इस बात के लिए है कि वो पहले एक तो नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस हो तो उसे कंटेन करें, यानी अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए करें, अपने वो खान पान और न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी उसको बढ़ाएं, और ट्रीटमेंट को जब आप इफेक्टिवली करेंगे तो वो टीबी खुद ब खुद जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो बहुत ही भयावह शक्ल ले रही है, भयावह परेशानी का रूप ले रही है, तो वो और भी ज़्यादा कंट्रोल हो पाएगा। जी जी। कुल मिलाकर इस गंभीर बीमारी की जो चुनौती है हमारे सामने वो भी काफ़ी गंभीर है, लेकिन हम सब डटकर इसका मुकाबला करेंगे। डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर रंजन, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने इतनी जानकारियां हमारे दर्शकों तक प्रेषित की, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।
जैसा कि अब 31 मार्च बहुत ज़्यादा नज़दीक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का अंत होने जा रहा है और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है कई सारे टैक्स असेसीज़ की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि यही वो समय है जब उन्हें अपने सारे अकाउंट्स को मैनेज करना होता है, अपडेट करना होता है, साथ ही साथ अपनी टैक्स प्लानिंग करनी होती है। जी हाँ, टैक्स इवेजन वर्सेस टैक्स प्लानिंग की अगर बात करें तो सरकार का भी इसी पर जोर है कि असेसी टैक्स प्लानिंग करे, टैक्स बचाए और अपने भविष्य को जो है वो सेफ और सिक्योर बनाए। हम टैक्स प्लानिंग और उससे जुड़ी टिप्स के बारे में हमारे इवनिंग लाइव शो में बात करेंगे और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक विशेष मेहमान। स्वागत करते हैं शुभम गोयल जी का। आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। शुभम जी, बहुत बहुत अभिनंदन। जी नमस्कार। शुभम जी, अगर बातचीत की शुरुआत करें, टैक्स प्लानिंग, हाउ डू यू एक्चुअली डिफाइन टैक्स प्लानिंग एज? देखिए, जैसे आपने कहा टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सरकार चाहती है कि आप टैक्स प्लान करें, ना कि टैक्स इवेड करें जी। तो आप ये कहिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को अपना टैक्स बचाना है तो वो क्या करे। किसी का प्लान है कि उसे 20 साल 15 साल 20 साल बाद पैसा चाहिए, तो वो जोड़ना चालू करता है जी। कई एफडीज कराते हैं, कई डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, वो सब कराते हैं। अब एफडी का ऐसा होता है कि एफडी तो आप कराते हैं, लेकिन उस पे उसका जो ब्याज मिलता है वो साल दर साल टैक्सेबल होता है जी। लेकिन अब जैसे आपका टाइम जैसे प्लान है कि 15 साल बाद ही आपको पैसे चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ एफडी आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए और उसमें पैसा डालिए। तो इसका ये बेनिफिट है कि एफडी का इंटरेस्ट तो एफडी के इंटरेस्ट पे तो टैक्स लगेगा, लेकिन पीपीएफ के अकाउंट पे इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है। और इसमें क्या बात होती है, जैसे पीपीएफ के अकाउंट में ना हमेशा ये देखा गया है कि एफडी से 1.5-2% इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है जी। तो अगर आप 15 साल देखेंगे तो 30% एक तरीके से इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है जी। और जिस पे टैक्स भी नहीं लगा है। शुभम जी, अगर डिडक्शंस की बात करें, जो चैप्टर 6A या 80C से 80U की बात करें, विशेष तौर पर एक सैलरीड एम्प्लॉय जो बिज़नेस क्लास को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बिज़नेस क्लास डिप्रिसिएशन क्लेम करके कहीं ना कहीं अपना एक फाइनेंशियल कुशन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन एक सैलरीड एम्प्लॉय टैक्स प्लानिंग कैसे करे? देखिए, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है, क्या जहाँ पे वो काम कर रहे हैं जी, उनके ऊपर ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर वो है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है जी। अगर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो फीस दे रहे हैं, तो फीस में जो पोर्शन होता है ट्यूशन फीस का जी, उसकी डिडक्शन मिल जाती है जी। यानी कि कोई बस फी या लैब फी, इसका कोई डिडक्शन इसका कुछ नहीं मिलेगा, एडमिशन फीस वगैरह कुछ नहीं। जो भी आप स्कूल से जो रिसीट मिलेगी उसमें एक सबसे पहले होगा ट्यूशन फीस जी, सिर्फ उस अमाउंट की आपको डिडक्शन मिलती है। अगर आप कोई जैसे कोई सैलरीड क्लास करवाता है अपना इंश्योरेंस, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है जी। अब इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस की लिमिट अलग है 80D के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना होगा, मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने प्रीमियम बाय अदर देन कैश पे किया हो जी। बैंक से हो गया या कोई भी ई वॉलेट हो गया, कुछ भी हो गया। अगर आपने कैश से किया है तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी LIC वगैरह के अंदर तो आप कैश भी पे कर सकते हैं जी। लेकिन आजकल जैसे डिजिटल चल रहा है तो बेटर यही रहेगा कि आप अदर देन कैश ही करें। शुभम जी, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात की या मेडिक्लेम की बात की, क्या असेसी किसी के लिए भी पॉलिसी ले उसको डिडक्शन मिलेगा? जी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए जी, तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी उसकी। मेडिकल ये मैं बता देता हूँ, 80C के अंदर तो 1.5 लाख की लिमिट होती है जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है जी। और 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस आता है। इसके अंदर 2 लिमिट है, आपके पेरेंट्स के लिए अलग होती है और खुद अपने लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए एक अलग लिमिट है जो कि लिमिट 30,000 की है। और अगर पेरेंट्स का कराते हैं तो एडिशनल 30,000 की मिलेगी, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो 30,000 बढ़ के 50,000 हो जाता है।
निश्चित तौर पर जिस स्तर से मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, एक असेसी अगर प्रूडेंट असेसी कहें तो उसे मेडिक्लेम लेना ही चाहिए, उससे टैक्स सेविंग्स भी हो जाएंगी और साथ साथ एक सुरक्षा की भावना भी जो है निहित रहती है। अगर पीपीएफ की बात करें, जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें, इसमें क्या टैक्स सेविंग हो सकती है, कितनी हो सकती है और उसका क्या बेनिफिट आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा टैक्स लगता कब है जी। अगर आपकी इनकम सालाना 2.5 लाख से ऊपर है, मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए बता रहा हूँ। अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ता है, सब्जेक्ट टू रिबेट होती है 87A के अंदर, वो एक अलग चीज हो गई। तो इसके अंदर हमें ये देखना होगा, अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो कुछ टैक्स देना ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट करे तो अच्छा है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और जैसे ही ऊपर जाता है तो हम इन्वेस्टमेंट कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए, 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती हैं और कुछ एक्सपेंस होते हैं जिसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है, जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, आपने कोई रजिस्ट्री कराई है अपने रेजिडेंशियल हाउस की जी, उस पर आपने कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करी है तो उसकी डिडक्शन भी आप 80C के अंदर ले सकते हैं। ओके। अमूमन ये लोगों को पता नहीं होता, अक्सर क्या होता है कि एक प्रोविजन और है जिसके अंदर अगर हम लोन लेते हैं तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट तो 80C के अंदर मिल जाती है, इंटरेस्ट की वो हाउस प्रॉपर्टी में जाके लेते हैं। तो अगर किसी ने लोन नहीं लिया तो उसके लिए ये है कि वो स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन 80C के अंदर ले सकता है, लेकिन रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए वो जी। तो ऐसे करके एक पीपीएफ अकाउंट है, पीपीएफ में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगी। इसकी लिमिट होती है 1.5 लाख की। पीपीएफ के अंदर भी आप 1.5 लाख से ऊपर डाल ही नहीं सकते जी। आप जैसे एफडी तो करा सकते हैं, टैक्स सेविंग एफडी 5 लाख की, 10 लाख की, लेकिन डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 1.5 लाख की। पीपीएफ के अंदर अगर आप 1.5 लाख से ऊपर भी डालना चाहेंगे तो वो नहीं डलेगा। तो पीपीएफ तो एक ये हो गया, और दूसरा ब्याज ज़्यादा मिलेगा जी, और ब्याज पे टैक्स नहीं लगेगा जी। तो पीपीएफ में शुभम जी, जो पीपीएफ में अगर कोई एसएससी पैसा जमा करता है, क्या वो कभी भी वो विड्रॉ कर सकता है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक लिमिट रहेगी? उससे पहले अगर विड्रॉ कर लिया तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? देखिए, पीपीएफ की लिमिट होती है वही 15 साल। 15 साल बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 15 साल बाद भी अगर आपने विड्रॉ नहीं करना हो तो 3 साल का एक्सटेंशन और आपको पीपीएफ अकाउंट में मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। आप पीपीएफ पे लोन ले सकते हैं ओके। कुछ समय बीतने के बाद जो भी आपके पास, जैसे मानिए पीपीएफ में 10 लाख इकट्ठे हो गए तो 5 लाख तक का लगभग लोन मिल जाता है। ओके। शुभम जी, टैक्स सेवर एफडीज़ की अगर बात करें, जो काफ़ी एसएससीओ के द्वारा प्रेफर की जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। टैक्स सेविंग एफडी और नॉर्मल एफडी लगभग ब्याज में 0.5% का लगभग फ़र्क होता है, और कई बैंक्स में तो वो भी नहीं होता। सपोज अगर एक XYZ बैंक है, वो 6% पे नॉर्मल एफडी कर रहा है तो टैक्स सेविंग भी लगभग 6% पे ही होती है। अब इसके अंदर क्या देखना होगा, एक तो आप नॉर्मल एफडी को आप प्री मैच्योर करा सकते हो, कुछ थोड़ा सा वो 1-2% अपना चार्जेस काट लेते हैं, प्री मैच्योर करा लेते हैं। अगर मानिए आपने आज एफडी कराई है और साल भर बाद आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप वो प्री मैच्योर करा सकते हैं। लेकिन टैक्स सेविंग एफडी में ऐसा नहीं होता है। वो जब तक मैच्योर नहीं होगी, और उसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है, 5 साल बाद ही आप उसे, मतलब जब वो मैच्योर होगी जब भी आपको पैसा मिलेगा जी। लेकिन टैक्स दोनों पे लगेगा, उनके ब्याज पे। ओके। और टैक्स भी उतना ही लगेगा जी जी। इसी बीच टैक्स प्लानिंग पर हमारी चर्चा जारी है दर्शकों, लेकिन अगर आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो या किसी प्रकार की सलाह हमारे एक्सपर्ट से चाहते हो तो हमारे फ़ोन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 011 दिल्ली का STD कोड 23097524। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे शुभम जी से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। शुभम जी, अगर यूलिप्स की हम बात करें, जो इन दिनों कई सारे इन्वेस्टर्स को लुभा भी रहे हैं, जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें टैक्स सेविंग की दृष्टिकोण से क्या लगता है आपको? देखिए, यूलिप्स इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। इसमें आपको इंश्योरेंस कवर तो मिलता ही है, साथ में आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है क्योंकि ये सब मार्केट बेस्ड होते हैं। ओके। जैसे जैसे शेयर मार्केट में अगर जैसे आपका वो फंड मैनेजर जिस शेयर्स में पैसे लगा रहे हैं वो शेयर ग्रो करेंगे तो आपका फंड ग्रो करेगा जी। अगर वो शेयर ग्रो नहीं करेंगे तो फंड ग्रो नहीं करेगा। तो इसमें फिक्स नहीं होता है
बस ये है कि हाँ आप अपना जैसे सपोज 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है 80C के अंदर, तो उसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, कुछ PPF में डाल सकते हैं, कुछ यूलिप्स में डाल सकते हैं, तो इससे आपका मतलब डाइवर्जन हो जाएगा, रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। कल को यूलिप्स के फंड की वैल्यू बढ़ी नहीं तो ये ना हो कि आपके 1.5 गए जी, तो उसमें से कुछ तो बचा हुआ है। और ऐसा नहीं होता कि वो चले ही जाता है। सपोज होता क्या है, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होती है। अगर 1 साल बढ़ रही है तो अगले साल गिर भी सकती है, हो सकता है 5 साल लगातार बढ़े। आपने जिस साल लिया उस साल तो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने के बाद 1 साल के बाद वो गिर रही है तो आपको लगेगा मेरा तो लॉस हो गया। लेकिन आपको टाइम का देखना होगा कि यूलिप्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5-10 साल का टाइम होरिजन लेके चलें। आफ्टर ऑल दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड वन हैज टू रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। जी बिल्कुल। शुभम जी, अगर कैपिटल गेन की बात करें जी, क्योंकि अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन हुआ है तो उसको कैसे प्लान किया जा सकता है ताकि टैक्स में बचत हो जाए, और कई असेसी ये चाहते हैं कि वो पैसा जो कैपिटल गेन का है वो कहीं और उपयोग में ले आए जिससे टैक्स भी ना देना पड़े और अपनी पूंजी अपने पास रहे। देखिए कैपिटल गेन किस चीज़ पे हुआ है हमें ये भी देखना होगा। अमूमन जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन कोई प्रॉपर्टी सेल करने पे ही होता है। होता तो शेयर मार्केट में भी है, शेयर बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन लगता है जी, उस पर टैक्स लगता है जो भी कैपिटल गेन का टैक्स होता है। लेकिन अभी जो बात करते हैं हम वो करते हैं रेजिडेंशियल हाउस अगर आपने सेल किया है और उस पर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्लैट किसी असेसी ने बेचा, वो बेचा लगभग 50 लाख रुपए में। अब ये देखना होगा उन्होंने ये खरीदा कब था। मानिए 10 साल पहले उन्होंने 10 लाख रुपए में खरीदा था ये फ्लैट, तो नॉर्मल ये लगेगा कि 40 लाख रुपए का गेन हो गया। ऐसा नहीं होता है। एक इंडेक्सेशन होता है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये इनकम टैक्स ही नोटिफाई करता है। तो हमें ये देखना होगा कि सपोज 10 साल पहले क्या इंडेक्स रेट था और जिस साल में वो बेचा है उस साल का इंडेक्स रेट क्या है जी। तो हमें उससे करंट मतलब जिस साल में बेचा है उससे तो गुना करके भाग देना होगा जिस साल में हमने वो फ्लैट खरीदा था, और जो वैल्यू निकलेगी वो मानी जाएगी आपका परचेज प्राइस, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें हम जी। तो हम मान लेते हैं कि 16-17 लाख रुपए आ जाएगी और फिर 50 में से 16-17 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे तो लगभग जो भी अमाउंट आएगा आपका 33 लाख रुपए, तो उस पे आपको 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप वो भी बचाना चाहते हैं तो सरकार ने एक प्रोविजन बनाया हुआ है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने कोई घर बेचा है उस पर आप गेन हो रहा है और आपको टैक्स नहीं देना है तो आप एक नए घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी रेजिडेंशियल होना चाहिए जी। और वो 33 लाख रुपए या उससे ऊपर का होना चाहिए। अगर सपोज आपने 25 लाख का खरीदा है तो बाकी के 8 लाख पे आपको टैक्स लगेगा। ओके शुभम जी, जो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ या कोई और फाइनेंशियल एसेट्स की अगर हम बात करें उसमें अगर कैपिटल गेन हुआ है वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो तो उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पिछले साल तक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर्स पे होता था तो वो तो टैक्सेबल नहीं होता था, लेकिन ये अमेंडमेंट हो चुकी है और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है शेयर्स पे तो उस पर 10% टैक्स लगता है। ओके और इसकी लिमिट बनाई हुई है लगभग 1 लाख रुपए की लिमिट है। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर्स बेचने पे किसी कंपनी के तो 10% आपको टैक्स लगेगा, और अगर ये शॉर्ट टर्म करेंगे आप तो 15%। ओके भले चाहे ये कंपनी लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में किसी का कैपिटल गेन अगर बुक किया है किसी ने, अगर वो अनलिस्टेड कंपनी के लिए तो नॉर्मल जो कैपिटल गेन के एक्चुअली में क्या है ना, कैपिटल गेन के अंदर कोई स्पेसिफिक टैक्स रेट नहीं है सिवाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स लगता है जी। और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी शेयर्स पे होता है लिस्टेड जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। कुछ ऐसे भी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं जिसपे एसटीटी नहीं लगता है तो उस पे तो नॉर्मली रेट लगेगा, अदरवाइज 15% जी। बाकी जो आपकी स्लैब रेट में अगर 10% में आप 5% में फॉल हो रहे हैं तो 5% लगेगा, 10% 20% में हो रहे हैं तो 20%, 30 में 30, 10 तो अब नहीं है,
20 और 30। जी शुभम जी, अगर किसी कैपिटल एसेट की हम बात करें, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर दूसरे व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी बेचने का अगर एग्रीमेंट हुआ है और कोई अर्नेस्ट मनी जिसको हम बयाना कहते हैं वो एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को अगर दे रखा है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट करें। क्या दोनों पार्टी इसमें, क्या इसको कैपिटल गेन का ट्रांजैक्शन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं, अगर आपने सिर्फ अभी अर्नेस्ट मनी दिया और प्रॉपर्टी अभी फुली ट्रांसफ़र नहीं हुई है जी, तो इसे मतलब कैपिटल गेन के प्रोविज़न अभी नहीं लगेंगे। जब जिस भी टाइम पे वो मतलब रजिस्ट्री करा लेंगे मतलब उस असेसमेंट ईयर के लिए, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। जी इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। शुभम जी, कॉल ले लेते हैं। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी, हेलो, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, वी हैव सोल्ड अ फ्लैट फॉर हेलो। हाँ जी, पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। आपने फ्लैट बेचा है, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? वी हैव सोल्ड अ फ्लैट फॉर 45 लाख। 45 लाख में अपना एक फ्लैट बेचा है। जी आगे बताएं। 45 लाख का बेचा था इन द मंथ ऑफ जून 2018। जून 2018 में 45 लाख में प्लॉट वाज बॉट इन द ईयर 1975। 1975 में खरीदा था इस प्लॉट को। कितने मूल्य पर खरीदा था? शायद कैपिटल गेन संबंधी प्रश्न। 45,000 इट वाज बॉट। 45,000 में खरीदा था और उसे 45 लाख में बेचा है। हेलो, इसमें कैपिटल गेन के बारे में स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। 1975 जितना मतलब समझ में आया, 1975 में इन्होंने वो प्लॉट खरीदा था, फ्लैट था प्लॉट, जो भी प्रॉपर्टी थी वो खरीदी थी। जो ये अभी अमेंडमेंट हुई है, जो हमारी सरकार ने अमेंडमेंट करी है, पहले ये जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स चलता था वो सन 1980 से चला करता था, तो अब इन्होंने बेस को रिवाइज करके सन 2000 कर दिया है। तो सन 2000 में अब ये देखना पड़ेगा कि सन 2000 में जो इन्होंने प्लॉट, जो भी प्रॉपर्टी सेल करी है, उसकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी। ओके, वो हम मानेंगे कि उनका परचेज प्राइस था जी, और उसे हम इन्फ्लेशन इंडेक्स से, जो आज के साल के अंदर इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा, जो भी रेट होगा वो वैल्यू पे लाएंगे, और जो डिफरेंस होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। वो गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हो रहा है तो फिर कहीं फर्दर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जी। और अगर गेन हो रहा है तो आप नया हाउस ले सकते हैं, या एक 54 EC के अंदर, सेक्शन 54 EC के अंदर बॉन्ड्स में आप कुछ बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुभम जी, अब जैसे 31 मार्च हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग की लाइबिलिटी आ जाएगी, तो उसमें थोड़ा ब्रीफली हमारे दर्शकों को बता दें कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन डेडलाइंस का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो 31 मार्च में अमूमन मेरे हिसाब से तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो संडे है जी। अगर आप ऑनलाइन कोई अपनी FDR वगैरह करा लें तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप 30 तारीख डेडलाइन मार के चलिए। अगर आपको 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 30 तारीख लास्ट डेट होगी। तो आपको टैक्स सेविंग FD करानी है, PPF अकाउंट खुलवाना है, या कुछ भी करवाना है, तो आप 30 तारीख तक करिए। उसके बाद जैसे ही फॉर्म नोटिफाई होंगे, अभी सरकार नोटिफाई करेगी फॉर्म रिटर्न्स के, असेसमेंट ईयर 19-20 के, तो आप अपनी रिटर्न दायर कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई से अगर आप लेट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो लगेगा ही, जो आपका अगर टैक्स पेबल होगा, साथ में जो पिछले साल सरकार ने पेनल्टी लगानी चालू करी थी तो वो भी लगेगी। जी जी, कुल मिलाकर अपना टैक्स प्लानिंग कर लें और समय का ज़रूर ध्यान रखें, डेडलाइन का ज़रूर ध्यान रखें। शुभम जी, आपने हमारी इतनी सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक प्रेषित की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।